फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, सामने स्क्रीन पर आपको एक बुक दिख रही है जिसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये क्लास 6 की बुक है। ये बुक आपको जो है किसी भी शॉप पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक सरकारी बुक है जो निःशुल्क मिलती है सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे से पढ़ते हैं। और यूपी टेट एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं बुक से ही आते हैं। मैंने जो है ऐसे क्लास 6 की बुक को लिया है और आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिका टीवी रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें सिंपल लाइन में बोला जाए कि अगर हमें कल के बारे में कोई घटना या फिर कोई अपनी कल की एक्टिविटी को बारे में बताना हो, दिन भर हमने क्या किया, तो हम बता सकते हैं। साल 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी बात हो तो उसको भी हम बताएंगे, लेकिन अपनी स्मृति के आधार पे बताएंगे कि हाँ, जो थोड़ा मोड़ा याद है वही हम बता सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं याद रहता है लेकिन बता सकते हैं। या फिर और भी थोड़ी पुरानी घटना हुई तो हम अपने दादा दादी नाना नानी से पूछ सकते हैं। थोड़ा और पुरानी घटनी हुई, 70-80 वर्ष की पुरानी घटना हुई तो समाचार पत्रिका टीवी रेडियो है, उनमें डॉक्यूमेंट्रीज तो आती ही रहती है, तो उससे भी हमें पता चल जाती है। लेकिन अगर हमें हजारों वर्ष पहले लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो आज इसी पे ही हम लोग जो है चर्चा करेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बस इतिहास को ही पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि इतिहास के सब्जेक्ट से ही जो है स्टार्ट करूं। तो आगे बढ़ते हैं। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। देखिए, वही लिखा है कि मतलब हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि उनका खान पान रहन सहन क्या था, उनका कोई समाज भी था या नहीं था, तो इसके लिए हम जो है इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। देखिए, इतिहासकार कौन होता है? जो कोई लिखित साक्ष्य मिल रहा है या कोई जो है खुदाई करने के बाद जो है कोई वस्तुएं मिल रही हैं तो उस पर सर्च किया जाता है, तो उससे जो आंकड़े निकल के आते हैं तो वो हमें इतिहासकार ही बताते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। देखिए, इतिहास क्या है? तो वही है जो अभी तक मैंने बताया कि इतिहास जो है हमें बीते हुए कल के लोगों के जीवन शैली, उनकी रहन खान पान, उनका व्यवसाय का विकास, मानव के जीवन का विकास, इन सब को समझने और जानने का एक साधन ही है। ठीक है, तो इतिहास क्या है? लोगों को समझने का मतलब पुराने समय में जो लोग रहते थे, उनकी जो सभ्यता होती थी, उनको जानने और समझने का एक साधन है इतिहास। पुरातत्व क्या होता है? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। यानी कि जमीन से खोदी गई कोई भी चीज, चाहे वो मूर्ति हो, बर्तन हो, आभूषण हो, कोई भी चीज जो उनके द्वारा यूज की जाती थी, औजार हो गए, हथियार हो गए, इसके अलावा निर्मित मंदिर हो गए, इमारत हो गए, और उसके जो अवशेष हैं, अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछता है कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो अतीत में पाई गई सभी अवशेष चीजें जिन पर वो अध्ययन करता है, पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। अब आता है कैसे पता करें। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौनों, हथियारों और औजारों द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शुरू में ही बोल दिया कि एक समय ऐसा भी था, मतलब एक पीरियड ऐसा भी था पास्ट का कि उसमें जो है लोगों को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। तो उनके बारे में हम पता कैसे लगाते थे? तो हम उनके बारे में हम पता जो है उन वस्तुओं से लगाते थे जो वो यूज कर चुके होते थे। ठीक है, अब वो वस्तुएं जो है जमीन की खुदाई से मिली। ठीक है, टीलों को खोदा गया तो उसमें मिली हमें। उनके द्वारा यूज किए गए गुफा हो गए,
या फिर झोपड़ी हो गई, वो अवशेष के रूप में, खंडहर के रूप में बचे हुए हैं। तो उनके थ्रू जो है हम जो है उनके विषय में उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार याद प्राय वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त कर। देखिए ये पुरातत्ववेत्ता जो है जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अब क्या है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी लिखित साक्ष्य हमें मिला ही नहीं है, तो उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल में डालेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, साक्ष्य में लिखित मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है लिखित एविडेंस मिलेंगे लेकिन आज का आधुनिक मानव पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो है लिखित सामग्री मिल रही है, ठीक है, हमें जो है लिखित सामग्री मिल रही है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर दूँ तीनों काल को। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि इतिहासकारों ने जो है अतीत को 3 भागों में बांटा है। आपने ये जान लिया कि इतिहास क्या होता है। अब ये जानिए कि इतिहासकारों ने अतीत को, हमारा जो पास्ट है, उसको जो है 3 भागों में बांटा है। इतिहास को पढ़ने के लिए पास्ट को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, इसे हम जो है प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, यानी कि ऐसा काल जिसमें मानव का जीवन जो है सामाजिक नहीं था बल्कि वो जंगली था। ठीक, वो जंगल में रहता था, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, बल्कि इनका साक्ष्य जो है इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई जो पत्थर के औजार और हथियार है ना, उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब इस काल में जैसे फॉर एग्जांपल आपका आता है पाषाण काल। ठीक है, अब आर्ध ऐतिहासिक काल क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा समय भी आया था जब मानव सामाजिक जीवन जीने भी लगा था और साथ साथ पढ़ने लिखने भी लगा था। ठीक है, पर आज भी उन बात या फिर कोई भी साक्ष्य हमें जो मिल रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से हमें जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस काल में जो लिखे गए साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो भी लिखित साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं, उसको हम जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस बात है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा आर्ध ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं ऐतिहासिक काल क्या है। तो साफ साफ लिखा है कि जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है, यानी लिखित सामग्री हमको मिली भी है और उसे हम पढ़ भी लिए हैं, ठीक है, तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह काल जहाँ पर इतिहास के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसे वर्तमान में पढ़ा भी जा चुका है, समझा भी जा चुका है। ठीक है, इसमें भी आपके जो है स्रोत आएंगे, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का आक्रमण। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। देखिए, हमने बताया ना कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, मतलब अभी अभी ऊपर पढ़े हैं कि खिलौना, मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। साहित्यिक स्रोत में जहाँ हमें लगेगा कि कुछ लिखित साक्ष्य मिले, वो साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो भी हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में थोड़ा सा समझा, लेकिन यहाँ भी अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन साहित्यिक स्रोत में जो है आप जो है क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। मतलब प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। मतलब शुरू में तो इंसान जो है जब लिखना शुरू किया था तो उस समय कागज वगैरह जैसी चीज़ें तो बनी नहीं थी, तो वो कहाँ लिखता था, तो उसके बारे में बताया है। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखता था। वो अपने लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र पे लिखता था। ठीक है, अब ये होता क्या है, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र होता क्या है, कभी ये अभी बताते हैं। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे। फल्क मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें समझाया हुआ ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख होता क्या है। तो देखिए ताड़पत्र जो होता है ना, वो एक ताड़ का पेड़ होता है, उसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, तो उस पे जो है लिखते थे। ठीक है, भोजपत्र क्या है, भुर्ज नाम का एक पेड़ होता था, मतलब भुर्ज पेड़ है, उसकी छाल या उसकी खाल को निकाल करके उसको जो है थोड़ा सुखा करके उस पे लिखा जाता था। ठीक, ताम्रपत्र क्या है, तांबे का पतला और चपटा टुकड़ा, मतलब कि तांबे का प्लेट बनाते थे सब, उसको उस पे कूरे देते थे। ठीक है, स्तंभ लेख क्या है, स्तंभ लेख यानी पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि पत्थर का एक खंभा होता था, तो उस पे जो है राजा जो है कुछ भी कोई भी बात होती थी तो कुरेदवा देता था। ठीक है, शिलालेख क्या होता था, पत्थर के चट्टानों पर लिखे लेख। शिलालेख वही पत्थर के चट्टान, बड़े बड़े चट्टान होते थे, जो मैक्सिमम जो मतलब आने जाने वाले रास्तों में वो सब चट्टान अगर दिखते थे, साफ सुथरा दिखते थे, तो उन चट्टानों पर जो है मतलब डायरेक्शन बता देता था, मतलब कुछ लिखवा देता था राजा, कोई शासन लिखवा देता, मतलब शासनादेश लिखवा देता था, या फिर कोई कौन सा रास्ता किधर जा रहा है तो वहाँ लिखवा देता था। तो इस तरह से कई सारे जो है ना सबूत मिले हैं। ठीक है, यही लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। देखिए, अब हमको इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा है। अभी तो थोड़ा थोड़ा हिंट पढ़ा था ना हमने, ताड़पत्र, भोजपत्र, इनको जान गए भाई, ये लिखने पढ़ने वाला हमको साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हथियार, औजार, ये भी हमने जान लिया, ये भी जो है खुदाई से निकले हुए साक्ष्य हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में जो है आपका अभिलेख आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, भवन आ जाएगा, स्मारक आ जाएगा, मूर्ति आ जाएगी, चित्रकला आ जाएगी, मृत भांड आ जाएंगे यानी मिट्टी के बर्तन आ जाएंगे। ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, तात्विक स्रोत में अभिलेख को पढ़ते हैं। ठीक है, अभिलेख यह अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख का अंश है। एक रिकॉर्ड हमें मिला है अशोक का। ठीक है, ये जो है रुम्मनदेही अभिलेख का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है, यानी कि नेपाल देश के लुम्बिनी शहर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। देखिए, उस समय कागज नहीं ना होता था, इसे जो है या तो किसी पत्थर पे या फिर किसी स्तंभ पे उसने जो है लिखवा दिया, ताकि लोगों को ये बात, मतलब जनता तक अपनी बात पहुंचा सके। तो उसमें इसने क्या लिखवाया है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर, देखिए पत्थर पे है ना, पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, देखिए पत्थर पे था इसलिए पत्थर खराब नहीं हुआ। और वो जो है अभिलेख आज तक जो है बचा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये अभिलेख जो है अपने जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा है। ठीक है, कुछ अभिलेख से क्या जाना, उस समय के
पहला तो वहाँ के प्रशासन देखिए, वहाँ पे मतलब नियम दिख रहा है हमें साफ साफ। भाषा अलग थी ये भी दिख रहा है, कागज नहीं था ये भी दिख रहा है कि भाई पत्थरों पे लिखवाते थे लोग, ठीक है। और भी बहुत कुछ। सिक्के और मुहरे पढ़ते हैं अब। सिक्के और मुहरे। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम और उसके समय का पता चलता है। कैसे पता चलेगा, हम नीचे पैराग्राफ में देखेंगे। सिक्के की बनावट से उस समय की कला और सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कैसे पता चला, देखिए सिक्के पे जो है राजा बना है, एक घोड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है सिक्का ना, इस सिक्के में जो है कुमारगुप्त, इस सिक्के में जो है कुमारगुप्त प्रथम है, जो सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है उनको। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे, ठीक है। इससे पता चल जा रहा है कि हाँ भैया उसको घोड़ा, मतलब घोड़े का बहुत शौक था। जो चीज़ें हमें शौक, जिस चीज़ का हमें शौक होता है वही चीज़ें हम चाहते हैं कि वही चीज़ें जो है हम ज़्यादा जो है शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजे को बहुत शौक था घुड़सवारी करने का, तो उसने सिक्कों पर जो है अपनी फ़ोटो बनवाई, ठीक है। ऐसे ये भी पता चलता है कि उस समय की चलता क्या था, कोई चांदी का सिक्का चलाता था, कोई शीशे का सिक्का चलाता था, तो कोई जो है तांबे का सिक्का चलाता था। तो जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती थी उस हिसाब से जो है सिक्के चलाए जाते थे, ठीक है। तो सिक्के हमें जो है उस समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताते हैं, ठीक। तो यही बोला है कि सिक्कों को देखकर आप क्या पता चल सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया। अब आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में इराक को ही मेसोपोटामिया कहते हैं, ठीक। हड़प्पा कालीन मुहरें जो हैं मेसोपोटामिया से मिली हैं, यानी कि मुहरे स्टैम्प, ठीक है। वो हमें जो मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामिया को क्या कहते हैं, इराक कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से था। हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा का जो है इराक से जो है व्यापार होता था, ठीक है। और इराक को पास्ट में मेसोपोटामिया कहते थे, ठीक। धौलावीरा देखिए, ये जो है गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल है। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और जब हड़प्पा सभ्यता किया तो खुदाई करते करते पता चला कि मतलब ऐसी सभ्यता तो जो है गुजरात में भी है, गुजरात के धौलावीरा शहर में भी है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ धौलावीरा ही जो है एक ऐसा हड़प्पा काल सभ्यता में एक ऐसा शहर था जो सबसे ज़्यादा सुंदर था, सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा डेवलप, ठीक है। अब सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्तूप है। स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो सारनाथ कहाँ पे है भाई, वाराणसी के पास है ना जी, सारनाथ वाराणसी के पास है, ठीक है। और यहीं पे जो है सारनाथ में ही जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं पे हुई थी, ठीक है। तो ये तो मतलब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने सोचा बता दिया आप लोग को। सारनाथ में स्थित इस स्तूप यानी कि धमेक स्तूप, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, एक मिनट, ये फिगर में, इसे जो है धमेक स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो ये स्तूप जो है इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में, ये देखिए मैंने जो बताया वो यही लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, पहला उपदेश यही दिया था, ठीक। अब आता है साहित्यिक स्रोत। देखिए हमने क्या जाना, हमने पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख देख लिया, सिक्के देख लिया, मुहरे देख लिया, फिर उसके बाद जो है स्थलों को देख लिया, ठीक है, हड़प्पा और धौलावीरा को देख लिया, ठीक है, ठीक है।
स्तूप देख लिया। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लिखित लेख जो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें जो भी लिखित लेख जो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? देखिए, ताड़पत्र के रूप में मिले हैं, भोजपत्र के रूप में मिले हैं, ताम्रपत्र के रूप में मिले हैं, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर भी हमको जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें कुछ जो है साहित्यिक ग्रंथ भी मिले हैं। ये साहित्यिक ग्रंथ भी मिले हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है? लोगों के रहन सहन, उनके विचार, उनके खान पान, उनकी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे जो है पुस्तकों का नाम दे, मतलब कौन कौन सी पुस्तकें हमें मिली हैं। है तो बहुत सारी, लेकिन ये क्लास 6 है ना, तो इसमें बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम दिए गए हैं। और हाँ, यूपी टेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं सब बुक से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें ताकि आपका फ़ायदा हो। अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि वेद वेद में क्या है, तो वैदिक कालीन विवरण। ठीक है, तो चलो ये पता चल गया। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के वेद व्यास। ठीक है, और ये क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें समाज का वर्णन किया गया है। ठीक, अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, तो उसमें एक जैन मतलब जैन धर्म का एक साहित्य था, जैन साहित्य था, और एक बौद्ध धर्म का साहित्य था, बौद्ध साहित्य। ठीक है, और जातक कथा। ये सब क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक, देखो जैन बौद्ध धर्म साहित्य में जो है 6वीं शताब्दी में जब मगध उगध का साम्राज्य था उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक, अब जो है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य मतलब ऐसा साहित्य जो धर्म से रिलेटेड ना होकर के जो है समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बताएं। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स से मत रिलेटेड करिएगा। ये जो है राजनीति से संबंधित था, शासन प्रशासन से संबंधित था। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य यानी चाणक्य थे। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी आगे बताएंगे आपको। राजतरंगिणी ये जो है कलहड़ ने लिखा है, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अच्छा, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत क्या है? तो इसमें जो है विदेशी आए थे भारत में। ठीक है, तो वो राजा महाराजा के दरबार में रहते भी थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है देखा यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, राजनीति और भी बहुत कुछ, शासनकाल। तो उन्होंने जो है उस प्रभावित होकर के जो है कुछ वृत्तांत लिखे। इंडिका, ठीक है, ये एक वृत्तांत है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। ये एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था और दरबार में रह करके समाज, जो उस समय का समाज था, उसको जो है उसने इसमें एक्सप्लेन किया है। यात्रा विवरण, ये फाहियान का था, चीनी यात्री था। ठीक है, देखिए ये एक और यात्रा विवरण है, स्वयं तशांग यानी कि हेनसांग। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण उन्होंने दिया है। ठीक है, हेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो खोल के डिसलाइक कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ना मन हो तो मत करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।